दवाई खाई नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी राजनीति करते हैं और भाई हमारा बहुजनों का आगे बढ़ के, यानी कि साल 2024 में मायावती जी और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद एक साथ नजर आएंगे, क्योंकि अभी तक नजर नहीं आए। ये तो वक्त बताएगा, भाई बताएगा कि आगे क्या होता है। बहन कुमारी मायावती जी बताएंगे, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी बताएंगे। जैसा हमें निर्देश मिलेगा वैसा हम लोग पालन करेंगे। वो राजनीति करते हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद पर जब गोलियां चलाई जाती हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद बाल बाल बच जाते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद योगी आदित्यनाथ की सरकार पर निशाना साधते हुए भी देखे जाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का सीधे तौर पर ये कहना होता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून व्यवस्था कैसी है, आप यहाँ पर इस उदाहरण के तहत सटीक तरीके से देख सकते हैं। जब अतीक अहमद, अशरफ अहमद पर गोलियां चलाई जाती हैं पूरी मीडिया के सामने, उसके बावजूद यहाँ पर योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं कर पाते हैं। उसके बाद एक राजनेता पर गोली चलाई जाती हैं, तब यहाँ पर कानून व्यवस्था कुछ करती हुई नज़र नहीं आती है। कानून व्यवस्था की लापरवाही साफ तौर पर दिखाई देती है। तो वही योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधने वाले चंद्रशेखर आज़ाद ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान फिर से कर दिया। ये बड़ा ऐलान यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने चुनाव को लेकर किया, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में तैयारियां जोरों शोरों से होती हुई नजर आ रही हैं। तमाम पार्टियां नजर आ रही हैं और तमाम पार्टियों की तरफ से तमाम बयान भी देखे जा रहे हैं। तो अब ऐसे में यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए बिजनौर की नगीना सीट पर वो अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में यहाँ पर एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद लोकसभा के चुनाव में तो उतर आए हैं, लेकिन क्या अकेले चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे या फिर यहाँ पर गठजोड़ के लिए कोई बड़ा प्लान तैयार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर ये चर्चाएं इसलिए की जा रही हैं क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद के गठबंधन को लेकर उनके समर्थक कई बार बड़े ऐलान कर चुके हैं। चंद्रशेखर जब जंतर मंतर पर अपने भाषण दे रहे थे और यहाँ पर न्याय दिलाने की बात कर रहे थे और सीधे तौर पर पिछड़े वर्गों को यहाँ पर इंसाफ दिलाने की बात करते हुए नजर आए थे, तो उसी दौरान उनके समर्थकों का ये कहना था कि जो बसपा सुप्रीमो मायावती हैं वो उनकी बहन जी हैं और चंद्रशेखर आज़ाद उनके भाई जी हैं। ऐसे में अगर गठबंधन को लेकर फैसला लिया भी जाता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, न ही चंद्रशेखर भाई को कोई ऐतराज होगा, क्योंकि यहाँ पर मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद की सोच एक ही है। दोनों चाहते हैं कि दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोगों का उत्थान हो। दोनों ही चाहते हैं कि हम इनको लेकर आगे काम करें। हम यही चाहते हैं कि संसद में हमारे लोग आगे आएं और संसद में भाषण देते हुए दिखाई दें, हमारे मुद्दों को उठाएं। इसलिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। अब ऐसे में गठबंधन को लेकर तो यहाँ पर फैसला किया जा रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ पर लगातार हमलावर साबित यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद भी नजर आए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद योगी आदित्यनाथ की सरकार पर उनकी कमियों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे, देखिए जरा। क्योंकि वो नेपाल का बॉर्डर और हमें संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा शुरू करनी है, तो पहली जो संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा जो जिलों वाइज शुरू होगी, उत्तर प्रदेश में वो सिद्धार्थनगर में आज उसका पहला चरण जो है ना, जो उस यात्रा का वो सिद्धार्थनगर शुरू हो और लगभग 70 किलोमीटर की यात्रा रहेगी। इसमें काफी जो कस्बे पड़ेंगे उधर वहाँ पैदल मार्च होगा। जागरूकता अभियान के तौर पे जनता को जागरूक किया जाएगा। जो आज हालात जो है केंद्र की और स्टेट की सरकार ने उत्तर प्रदेश में बना दिए, जनता इस हालातों को समझे और इनसे बाहर निकलने के लिए आने वाले समय में अपनी वोट का सही प्रयोग करे। उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी हमारी यात्रा संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा शुरू हो रही है अलग अलग डेटों में। तो उत्तर प्रदेश में क्योंकि मेरी जिम्मेदारी यात्रा शुरू कराई जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा सूबा है और केंद्र का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाएगा और यहाँ भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम सीटों पे विजयी है। तो बीजेपी का विजय रथ जो है हम लोग उत्तर प्रदेश में रोकेंगे, उसकी तैयारी हम लोगों ने कर ली। देखा जाए अगर आप इस समय अयोध्या में
आज का इसमें जो देखा जा रहा है कि जो राजनीति है अब कहीं ना कहीं धर्म को लेकर हो गई, तमाम विवाद खड़े हो रहे हैं, चाहे रामचरितमानस को लेकर कहा जा रहा है, तो अब सनातन धर्म को लेकर आप क्या मानते हैं? मैं फिर ये कहूँगा कि धर्म आदमी का व्यक्तिगत मसला है। कोई किसी धर्म को मानता, कोई किसी धर्म का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं, लेकिन राजनीति में जब भी धर्म जुड़ जाएगा तो आपके वास्तविक मुद्दे दूर हो जाएंगे। आज महंगाई है, बेरोजगारी है, आज जो है कास्ट एट्रोसिटी हो रही है, आज तमाम तरह से जो है नौजवान परेशान है, पेपर लीक हो रहे हैं, दरोगा भर्ती में आप देखो, 69 शिक्षक भर्ती में आप देखो। सरकार की जिम्मेदारी है किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति, महिलाओं के प्रति, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है और धर्म वही बीच में लेके आएगा जो मुद्दों से भागना चाहता है। हम सरकार को मुद्दों से भागने देंगे। जातिगत जनगणना हो या 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला जो हुआ है उस पर शिक्षा मंत्री पे कार्रवाई हो, या दरोगा भर्ती में जो घोटाला है उस पर कार्रवाई हो, या नई नियुक्तियों में जो है नई नियुक्तियां आए, बैकलॉग भरे, प्रमोशन रिजर्वेशन, ये जो बुनियादी मसले हैं इन पे हम लोग सरकार को खींचेंगे। नौजवान परेशान घूम रहा है पढ़ा लिखा, सरकार जवाब देने को तैयार नहीं, तो हम मुद्दों पे रहेंगे और सरकार को भागने देंगे। सरकार ने बहुत वादे किए थे, किसानों की आमदनी दुगनी हुई, बिजली का बिल आधा हुआ, किसानों की बिजली माफ हुई, ये सब चीजों का जवाब जो है ना सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन इसमें जिस तरह से देखा जाए योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को लेकर दावे किए जा रहे हैं, फवाद तमाम घटनाएं भी सामने आ रही हैं। मेरे मित्र आप लोग हंसोगे, मैं कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रमाण मैं ही खड़ा हूँ, मेरी पीठ पे गोली लगी हुई है। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का जीता जागता सच है और आप शायद हिम्मत ना जुटा पाए, मगर मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि जिस जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों पे गोली चल रही हो उस उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी अच्छी हो। तो ये आपके सामने है, आप इस बारे में कहेंगे तो मुझे लगता है पूरी सरकार ही गिर जाएगी। छोड़िए, कानून व्यवस्था का आलम ये है कि बहन बेटी रात के अंधेरे में बाहर नहीं निकल सकती घर से। उत्तर प्रदेश का ये हाल हो गया और आम आदमी से ज्यादा सड़क पे आप चलोगे, ये नहीं पता आप सही सलामत घर पहुंच जाओ, क्योंकि पशु सड़क पे इस तरह घूम रहे हैं, कहाँ आप हादसे के शिकार हो जाओ आप बता नहीं सकते और सरकार से सवाल नहीं कर सकते। लोकसभा के लिए आप कितना तैयार हैं? लोकसभा के लिए आजाद समाज पार्टी मेहनत कर रही है। यही संविधान बचाओ यात्रा जो है लोगों में जागरूकता पैदा करेगी और वंचित तबकों को जोड़ने काम करेगी। चंद्रशेखर आजाद को आपने सुना, उसके बाद यहाँ पर एक सवाल पैदा हो रहा है कि गठबंधन को लेकर तमाम पार्टियां मायावती के आगे आ चुकी हैं, वो तैयार हैं कि हम गठबंधन के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या मायावती इस पर कोई बड़ा फैसला लेती हुई नजर आएगी? क्योंकि जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मायावती ने की थी तो उस दौरान उन्होंने गठबंधन से इनकार कर दिया था। क्या कुछ कहा था मायावती ने, देखिए जरा। वे परिवर्तित किए गए यूपीए की बैठकों का भी काफ़ी दौर चल रहा है। हालांकि इस मामले में हमारी पार्टी भी कोई पीछे नहीं है, बल्कि इन चुनावों की तैयारी को लेकर पिछले कुछ समय से पूरे देश में पार्टी की छोटी छोटी बैठकें व बंद जगह पर कैडर कैंप आदि लेने का भी कार्य काफ़ी युद्ध स्तर पर चल रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि अब एक तरफ सत्ता पक्ष का एनडीए अपनी फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए अपनी दलीलें दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन यहाँ सत्ताधारी एनडीए गठबंधन को इस बार चुनाव में मात देने के लिए उनकी नीतियों व कार्यशैली आदि का काफ़ी विरोध कर रहा है, जिसमें बीएसपी भी कोई पीछे नहीं है। जबकि सत्ताधारी पार्टी व विपक्षी पार्टियों के बने गठबंधन के बारे में सच्चाई तो ये है कि यहाँ वर्तमान में विपक्षी गठबंधन के प्रमुख दल कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी अपने लंबे अरसे तक रहे शासनकाल के दौरान अपनी हीन व जातिवादी एवं पूंजीवादी मानसिकता को त्याग कर यदि देश व आम जनहित में तथा कमज़ोर वर्गों के हितों में भी पूरी ईमानदारी से कार्य किया होता और विशेषकर कमज़ोर वर्गों के हित व कल्याण के मामले में
परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सलाह को भी मान लिया होता तो फिर ना तो बाबा साहब को अपने कानूनी मंत्री पद से उस समय इस्तीफा देना पड़ता तथा ना ही आगे चलकर कांग्रेस पार्टी को केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ता तथा ना ही फिर कमज़ोर वर्गों के लोगों को मजबूरी में बीएसपी के नाम पर अपनी अलग से राजनीतिक पार्टी बनाने की ज़रूरत पड़ती। और अब ये कांग्रेस पार्टी अपनी जैसी जातिवादी व पूंजीवादी सोच रखने वाली पार्टियों के साथ गठबंधन करके फिर से केंद्र की सत्ता में आने के सपने देख रही है, तो वही सत्ताधारी बीजेपी पार्टी भी पुनः केंद्र की सत्ता में आने के लिए अपने एनडीए गठबंधन को हर मामले में मजबूत बनाने में लगी है। साथ ही फिर से सत्ता में आने का दावा भी ठोक रही है। ये कह रही है कि इस बार बीजेपी और उनका गठबंधन 300 से ज़्यादा सीटें लाएगा, इसका भी दावा ठोक रही है, जिनकी कथनी व करनी में कांग्रेस पार्टी की तरह ही कोई खास अंतर नजर नहीं आता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अब ये दोनों बने गठबंधन यानी कि एनडीए व परिवर्तित किए गए यूपीए केंद्र की सत्ता में आने के लिए अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, जबकि जनता को किए गए इनके वायदे व आश्वासन आदि सत्ता में बने रहने के दौरान अधिकांश खोखले ही साबित हुए हैं। वैसे भी कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के बने गठबंधन की अब तक रही सरकार की कार्यशैली यही बताती है कि इनकी नीति, नियत व सोच सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति लगभग एक जैसी ही रही है, क्योंकि इन्होंने सत्ता में रहकर शुरू से इन वर्गों के मामले में अधिकांश कागजी खाना पूर्ति ही की है तथा जमीनी हकीकत में इनके लिए कोई ठोस कार्य नहीं किए हैं। लेकिन जब ये लोग सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो तब फिर वे अपने वोट की खातिर इनके हितों में काफ़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी का गरीबी हटाओ का व बीजेपी का हर गरीब के खाते में 20 लाख रुपए पहुंचाने को लेकर कही गई ये बातें सत्ता में आने के बाद केवल हवाई व खोखली ही साबित होकर रह गई हैं, जिसकी खास वजह से ही बीएसपी ने सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन से ज़्यादातर अपनी दूरी ही बना के रखी है। ऐसी स्थिति में अब इन वर्गों के लोगों को यानी कि कमज़ोर वर्गों के लोगों को आपसी भाईचारे के आधार पर वे अपना अकेले ही मजबूत गठबंधन बना के या हर मामले में अपनी एकमात्र हितैषी रही पार्टी बीएसपी को ही मजबूती देनी है तथा जिससे फिर यहाँ कोई भी गठबंधन केंद्र व राज्यों की भी सत्ता में पूरी मजबूती के साथ आसीन ना हो सके तथा इसके स्थान पर फिर इनकी मजबूत नहीं बल्कि मजबूर सरकार ही बनेगी। हमारी पार्टी का ये पूरा प्रयास होना चाहिए ताकि बीएसपी के सत्ता में ना आने की स्थिति में भी इन कमज़ोर वर्गों का यानी कि दबे कुचले लोगों का ये लोग ज़्यादा शोषण ना कर सके। इतना ही नहीं बल्कि ऐसी स्थिति में बीएसपी को भी सत्ता में आसीन होने का मौका मिल सकता है। जब मायावती ने गठबंधन से इनकार कर दिया था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मायावती यहाँ पर गठबंधन को लेकर एक बड़ा फैसला जरूर कर सकती है, क्योंकि 2024 के चुनाव में गठबंधन बहुत जरूरी है। और यहाँ पर एक उदाहरण के तहत बताया भी गया था कि जब जब मायावती चुनाव में उतरी है कितनी सीटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि कई दलितों का वोट यहाँ पर मायावती को ना जाकर भारतीय जनता पार्टी को चला जाता है, जिसमें सीधा सीधा नुकसान यहाँ
पर बहन जी को हुआ। इसलिए ये कहा जा रहा है कि गठबंधन ना करना, इसमें नुकसान मायावती का ही है। इसलिए गठबंधन पर फैसला मायावती जल्द लें तो बहुत अच्छा होगा। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।